नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष किस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। फिर मैं आपके पास एक नए जोश, नई उमंग, नए उत्साह, नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ हाजिर हूं। लेकिन आज आपके मध्य में आपको लेकर आया हूं दिया कुमारी को, जो RS 2021 में सिलेक्टेड है और वर्तमान में राजस्थान सरकार के अंतर्गत ही जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर अर्थात JMO की पोस्ट पर पंत कृषि भवन जयपुर में तैनात है। लेकिन दिया का सपना जो है वो IAS अधिकारी बनना है और वो उस सपने को साकार भी करेगी। इस क्रम में आज आपके मध्य में दिया को इसलिए लेके आया हूं क्योंकि उन्होंने RS 2021 को पास किया है और उनका वो सपने लगातार लगी हुई है। तो सबसे पहले दिया, आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब मैं सर सबसे पहले नमस्ते करना चाहूंगी और आपका आभार करना चाहूंगी कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है बातचीत करने के लिए। तो इस क्रम में सबसे पहले दिया, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये देखते हैं कि यार मेरा एकेडमिक करियर ये रहा है, मैं कैसे तैयारी कर सकता हूं। तो सबसे पहले दिया, आप जो है अपने एकेडमिक करियर से शुरुआत कीजिए कि आपने अपनी एकेडमिक करियर क्या रहा है और फिर आपने तैयारी कहां से आरंभ की। जी सर। सर मैंने अपनी 12th स्टैंडर्ड जो है वो साइंस और मैथ्स से करी थी एंड उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन करी थी BA हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस में। वेरी गुड। उसके बाद में सर मैंने MA परस्यू करी थी राजस्थान यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री सब्जेक्ट में। ओके। सर 2020-21 का टाइम था जब मेरी MA कंप्लीट होने में थी। तब उस टाइम मैंने अपनी प्रिपरेशन RS की IAS की प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था। मतलब आपकी 12th तक की जो स्ट्रीम रही है वो साइंस की रही है। जी सर। वेरी गुड। और उसके बाद साइंस के बाद में आपने आर्ट्स को ले लिया। जी सर। ये गाइडलाइन आपको कहां से मिली कि RS IAS का जो 80% सिलेबस है वो आर्ट्स बैकग्राउंड का है, इसलिए हमें 12th के बाद में अगर हम आर्ट्स बैकग्राउंड के सब्जेक्ट लेते हैं ज्यादा बेहतर रहेगा। सर जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे ब्रदर सिस्टर्स हैं, ये उनका मोटिवेशन था कि मुझे सिविल सर्विसेज को परस्यू करना चाहिए। उन्होंने मेरे अंदर ये पोटेंशियल देखा था। प्लस जब हम समाज में रहते हैं, जब हम करंट अफेयर्स, जब हम क्या चल रहा है दुनिया में उससे रूबरू होते हैं, तब हम ये देखते हैं कि जो प्रशासक हैं वो हमारे समाज में लोगों के लिए क्या काम कर रहे हैं। साइंस लेकर के सर जो मेरा इंटरेस्ट था साइंस सब्जेक्ट में, मैं वो काफी हद तक पूरा कर चुकी थी, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुकी थी। अब जो समय था वो था सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का, जिसमें ये जो मैंने देखा था कि जो सिलेबस है RS का, IAS का जो सिलेबस है, वो सब्जेक्ट्स जो है वो बहुत हद तक ह्यूमैनिटीज पे आपकी पकड़ देंगे इस सब्जेक्ट पे और आपको अपनी सोसाइटी को समझने में बहुत हेल्प करेंगे। इसलिए फिर मैंने इन सब्जेक्ट का चयन किया। RAS का एग्जाम जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा का सबसे बड़ा एग्जाम है। बहुत सारे विद्यार्थियों के हमारे चैनल जो है RAS उत्कर्ष यूट्यूब चैनल है, तो इस पर देखने वाले अधिकांश विद्यार्थी जो है वो RAS के विद्यार्थी होंगे। दिया, आपके हिसाब से कोई विद्यार्थी अगर RAS की तैयारी शुरू करना चाहता है तो उसको कब से शुरू कर देना चाहिए? सर RAS जैसा देखा जाता है राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम है और हम इसमें प्रशासन से जुड़ते हैं, प्रशासक बनते हैं आगे जाकर के। तो अगर हम जिस समय हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं उस समय इसकी तैयारी स्टार्ट की जा सकती है। शुरू में सर इसके सिलेबस को समझना, इस एग्जाम को समझना बहुत जरूरी है। आप न्यूज़पेपर से और दुनिया में क्या चल रहा है, अपने समाज में क्या चल रहा है, उससे शुरुआत करके और अपने ग्रेजुएशन के समय में जैसे 2nd ईयर या 3rd ईयर अपनी सुविधा के हिसाब से आप बेसिक बुक्स, बेसिक NCERTs, स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ करके, न्यूज़पेपर पढ़ करके, करंट अफेयर्स समझ करके आप इस सब्जेक्ट की तैयारी, इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बहुत अच्छा बताया दिया ने। दिया का मानना है कि जब विद्यार्थी कॉलेज में 1st ईयर में, 2nd ईयर में या फाइनल ईयर में हो, उसी समय उसे अपनी तैयारी को धीरे धीरे आरंभ कर देना चाहिए। और कुछ बेसिक सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये जो सब्जेक्ट है, और साथ साथ मैथ्स जो है वो 10th लेवल की, उसको साथ साथ में शुरू कर देना चाहिए। उसका फायदा ये होगा कि एक तो आप जब ग्रेजुएशन कर रहे हो तब आपका गोल एकदम सेट है कि मुझे RS अधिकारी बनना है, साथ ही साथ जिस चीज की तैयारी करना चाह रहे हो वो आपकी 1st ईयर 2nd ईयर से शुरू हो जाएगी। इसलिए जैसे ही आप 21 साल के होंगे तुरंत अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करोगे। और वर्तमान का जो दौर है प्यारे विद्यार्थियों, वो दौर ऐसा है कि आपको एक बेहतरीन रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। किसी ने सच कहा है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए तो उसको दरिया तो समंदर की तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट पर, पत्थर ही टूट जाए उस शीशे की तलाश कर। कर्मों से तेरे क्या हुआ, कर्मों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, मिल जाए मंजिल तुझको
उस कर्म की तलाश कर। तो आपको ऐसे कर्म करने होंगे जिसके माध्यम से आपको अपनी मंजिल जो है वो एक निश्चित समय सीमा में कम से कम संघर्ष के माध्यम से आपको मंजिल मिल सके। तो इसी क्रम में दिया मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सिविल सेवा एग्जाम के जैसे 3 चरण हैं, जी सर। प्री, मेंस और इंटरव्यू। इस क्रम में सबसे पहले चूंकि पहला पॉइंट होता है प्री एग्जाम, तो प्री एग्जाम की तैयारी एक विद्यार्थी को कैसे करनी चाहिए और तैयारी करते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? जी सर। सर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि प्री और मेंस की तैयारी हमेशा साथ में होती है। हम सिर्फ प्री की तैयारी करें, सिर्फ मेंस की तैयारी करें, वो हमारे लिए अनुकूल नहीं रहेगा। तो हमें अपना समय जो है वो प्री और मेंस में बांट देना चाहिए। कुछ समय अपना प्री को देना है, कुछ मेंस को देना है और कुछ देना है करंट अफेयर्स को। सर अगर मैं प्री की बात करूं तो प्री की परीक्षा एक पेपर होता है सर इसमें, और सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का एक पेपर होता है जिसमें 150 सवाल आते हैं, उनको अटेम्प्ट करना होता है। और सर इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, राजस्थान, एक इंडिया वाला पार्ट और एक सर जो मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है और साइंस है। मतलब दिया का मानना है कि सबसे पहले प्री के जो जितना भी सिलेबस है उस सिलेबस को आपको स्ट्रेटेजिकली 3 भागों में बांटना है, एक राजस्थान रिलेटेड, दूसरा इंडिया रिलेटेड और तीसरा जो है मैथ्स, रीजनिंग और साइंस वाला पार्ट। इन 3 भागों में बांटने के बाद, और ऐसा क्यों करना चाहिए दिया? सर क्योंकि प्रीलिम्स जो है उसमें 60% पार्ट जो है वो राजस्थान का है और उससे जो ना सिर्फ प्री के फैक्ट आप तैयार कर रहे हो, आप अपने मेंस के आंसर में भी आप जो कंटेंट लिखने वाले हो कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छे से याद कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दिया का मानना है कि राजस्थान के रिलेटेड टॉपिक जो है वहां से पूरे आरएस के 150 में से 60% क्वेश्चन जो है वो राजस्थान रिलेटेड होंगे, जैसे राजस्थान की हिस्ट्री, कला और संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की योजनाएं, राजस्थान सरकार का बजट, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए इस पार्ट को बहुत अच्छे से तैयार करना है। और सेकंड पार्ट दिया ने कहा इंडिया रिलेटेड, मतलब भारत का इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये जो पार्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था, इनको तैयार कीजिए। और तीसरा जो है मैथ्स, रीजनिंग और साइंस वाले पार्ट को तैयार करना चाहिए। दिया इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। और चूंकि आजकल प्री एग्जाम भी टफ हो गया है, मतलब कई सारे विद्यार्थी प्री में रह जाते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें जो आपकी सक्सेस और आपकी अनुभव बताता है कि सर प्री की तैयारी करते समय मैंने इन चीजों को ज्यादा फोकस किया, तो उससे आपका प्री कभी रुकेगा नहीं। जी सर। सर जब सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो विद्यार्थी जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि नोट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट टाइम में। अभी हमको नहीं मालूम कि किस तरीके के सवाल आते हैं, किस तरीके से पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब आप अपने प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार आप अपना सिलेबस पूरा पढ़िए, उसके बाद में आप देखिए कि PYQs क्या है, क्या सवाल आ रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, कितने सवाल कौन से सब्जेक्ट के आते हैं, राजस्थान के कितने सवाल आ रहे हैं, इंडिया के कितने आ रहे हैं, करंट अफेयर्स में कितना कवर करना है और मैथ्स रीजनिंग के कितने आ रहे हैं। उससे आपके ब्रेन में एक स्ट्रैटेजी बनेगी। उसके बाद में जब आप अपनी सेकंड रीडिंग कर रहे हैं तो ये करने से पहले सर आपको पुराने पेपर और पुराने PYQs को देखना है। उसको देखने के बाद में आप अपना सिलेबस पढ़ें, आप उसके हिसाब से नोट्स बनाएं और फिर आप अटेम्प्ट करें टेस्ट। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, आप जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन करके वीकली बेसिस पे भी कर सकते हैं। उसके बाद में सर गलती ये होती है कि हम टेस्ट देते हैं लेकिन उसको एनालाइज नहीं करते हैं कि हमारी गलतियां कहाँ हो रही है। टेस्ट का मकसद यही है कि आपको पता चल सके कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं, ताकि वो मिस्टेक आप उस दिन रिपीट ना करें जिस दिन आपका सच में पेपर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको जानने के लिए आपको पेपर देना जरूरी है और फिर कोशिश करिए कि आप अपने अगले टेस्ट में वो मिस्टेक रिपीट ना करें। जिस दिन आपने अपने मिस्टेक्स पे कंट्रोल कर लिया, आप अपने पेपर वाले दिन बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। बहुत अच्छी बात बताई है दिया ने। दिया के शब्दों को वापस में बताता हूं कि दिया का मानना है कि आरएस का एग्जाम भी एक खेल की तरह है। खेल वही जीतेगा जो अभ्यास करेगा, और अभ्यास को हम कहते हैं टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज में आप टेस्ट तो सब लोग देते हैं, लेकिन उस टेस्ट में उसने क्या गलतियां की, कौन से प्रश्न वो नहीं कर पाया और वो क्यों नहीं कर पाया, और अगर अटेम्प्ट किया तो रॉन्ग क्यों हुआ, इन तमाम चीजों का एनालिसिस अगर वो दूसरा पेपर, मतलब आरएस के एग्जाम नहीं, उसी टेस्ट सीरीज का सेकंड पेपर, थर्ड पेपर जब देगा तो उसमें अगर वो अपनी गलतियों पर एनालिसिस करके उस पर कंट्रोल करे तो निश्चित रूप से वो आरएस की प्री में सफलता प्राप्त कर सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। दिया इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्योंकि आप एक विद्यार्थी अभी भी हैं, तैयारी कर रही हैं, आईएएस की तैयारी अभी आप लगी हुई है, तो मैं आप
एक विद्यार्थी की आवाज में बताना, विद्यार्थियों की समस्या का समाधान, कि आरएस मेंस का एग्जाम क्या है और मेंस की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए। जी सर, नाम में ही मेंस है, मुख्य परीक्षा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई फेज है इस एग्जाम का तो वो है मेंस एग्जाम। सर ये 800 मार्क्स का होता है और इसी के मार्क्स डिसाइड करते हैं कि आपकी रैंक क्या होगी, आपकी मेरिट क्या होगी और आपको कौन सा पद मिलने वाला है आगे। कितनी अच्छी बात दिया ने बताई है कि आरएस मुख्य परीक्षा को मुख्य परीक्षा कहते इसलिए हैं क्योंकि सर मुख्य सिलेक्शन का आधार मुख्य परीक्षा है जो 800 नंबर की है और वही आपकी मेरिट को तय करती है। यस दिया। जी सर। सर हम प्री की तैयारी कर रहे होते हैं, हम अपने बेसिक्स पहले ही क्लियर कर चुके हैं, हम फैक्ट पढ़ चुके हैं, अब हमें मेंस के हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक है सर कुछ बातों का इसमें ध्यान रखना होता है। एक तो आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है। सवाल 2 नंबर के, 5 मार्कर एंड 10 मार्कर, तीनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। किसमें कितने वर्ड लिमिट होनी चाहिए, किस आंसर में आपको इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत है, किस में कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड लिखने की जरूरत है, इसकी प्रैक्टिस आप लिख करके कर सकते हैं। सेकेंडली सर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है, कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्रिटिकली एनालाइज लिखा है, कमेंट लिखा है, एनालाइज लिखा है। हमें वहां पे ये नहीं लिखना कि हमें क्या आता है, हमें वहां पे ये लिखना है कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाहते हैं। अगर वो क्रिटिकली एनालाइज करवाना चाहते हैं तो हमें उसको क्रिटिकली भी एनालाइज करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरीके से सर प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद में सर जो सिलेबस है उसको आप अपने करंट अफेयर्स से जोड़ करके अपना कंटेंट को इस तरीके से एनरिच कर सकते हैं कि आपका आंसर बाकी आंसर से डिफरेंट किस तरीके से होगा। जैसे अगर सर सवाल आ रहा है, सपोज सवाल आ रहा है कि इंडियन इकोनॉमी को लेकर के कोई सवाल आ रहा है या किसी स्कीम जीएसटी को लेकर भी आ सकता है, जीएसटी को लेकर के कोई सवाल आ रहा है। अब सर अगर आपने इसमें इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर दिया कि रिसेंटली जीएसटी काउंसिल ने कौन सा इंपॉर्टेंट ऐसा स्टेप है जो उठाया है, तो आपका आंसर बहुत ब्रिलियंटली वहां से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एग्जामिनर के पास में संदेश पहुंच जाएगा कि ये करंट अपडेट भी है जी, और ये इसका बड़ा फायदा होता है। और वो चाहे घटनाक्रम कोई सा हो, सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन हो या संसद में कुछ चल रहा हो या निर्वाचन आयोग चर्चा में रहे हो, तो जो भी आप चीजें पढ़ें उसको करंट के साथ में जरूर जोड़ें और उसको वहां पर लिखें, तो उससे नंबर बढ़ने की पूरी पूरी संभावना होगी। इसके साथ साथ और क्या ध्यान रखना चाहिए? सर हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन वैसे एक तरीके से होती है लेकिन सब्जेक्ट की वजह से अलग अलग तरीके से करना पड़ता है। जैसे मैं अगर क्वालिटी की बात करूं सर, पॉलिटिकल साइंस में अगर आप आंसर लिखना चाहते हैं तो आपके आंसर्स में सर जजमेंट्स भी इंक्लूडेड होने चाहिए, आपके आंसर्स में आर्टिकल्स भी जरूरी है लिखना। इसी तरीके से अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में आपको उसकी डेट्स, उसके ईयर और जो भी इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स हुए हैं पास्ट में क्या हुआ है वो सब मालूम होना चाहिए। तो इस तरीके से आपके हर सब्जेक्ट को आपको अलग तरीके से हैंडल करना है। सपोज सर आंसर आता है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, तो आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि करंट अफेयर्स में इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या कदम उठाए हैं जिससे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, उससे आपका इंट्रोडक्शन बनेगा। बॉडी में सब जो क्वेश्चन वो पूछना चाह रहे हैं उसका आप जवाब देंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के कोई जजमेंट दिया है तो आप उसको वहां पे कोट करेंगे और उसके बाद में प्रेजेंटली इंडिया में किस तरीके की रिफॉर्म्स की अभी भी जरूरत है वो लिखते हुए आप वे फॉरवर्ड अपना लिख सकते हैं। दिया, मैं इससे से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि सर समसामयिक घटनाओं की बड़ी भूमिका होती है, जी सर। तो फिर एक विद्यार्थी को करंट इश्यूज जो है वो कब से और कैसे उसको तैयार करनी चाहिए, जी स्पेशली आरएस के पॉइंट से? सर जिस दिन से हम अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं हमें मालूम है हमें 3 स्टेज क्रॉस करनी है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। और तीनों में ही सर समसाम जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज है उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो सर हम इश्यूज में जियोपॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, तो अगर आप देखो कि अगर आप ये देख रहे हो कि वर्ल्ड में कौन सी कंट्री में कहाँ हो रहा है, किन 2 कंट्रीज के बीच में युद्ध चल रहा है, या ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं, उससे इकोनॉमी में क्या हो रहा है, तो आप अपनी ज्योग्राफी में प्रीलिम्स को ले लो तो सर मैप के क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। जैसे अगर इजराइल पैलेस्टाइन में कुछ चल रहा है तो सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न एशिया को लेकर के क्वेश्चन आ सकता है, मेडिटेरेनियन सी को लेकर के क्वेश्चन आ सकता है। अगर अफ्रीका का इशू चल रहा है सर तो अफ्रीका को मैप का इशू के जो जगह है उनको लेकर क्वेश्चन आ सकता है। अलास्का समिट हुई तो अलास्का को लेकर क्वेश्चन आ सकता है, ग्रीनलैंड चर्चा में तो ग्रीनलैंड से क्वेश्चन आ सकता है। जी सर। अगर इन पॉइंट्स को और इंडिया के पॉइंट से, और सर इंडिया के पॉइंट से भी हर एस्पेक्ट, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो हमारी ज्योग्राफी हो, चाहे वो हमारे एनवायरमेंटल लॉज हम क्या ले रहे हैं, वो सब हमारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो समझने में हेल्प करते हैं।
प्लस जो ये सारे इश्यूज जब हम पढ़ते हैं कि आज क्या चल रहा है, तो हम ये भी पढ़ते हैं कि उसकी हिस्ट्री क्या रही है, उसके पास्ट में क्या हुआ है, तो हमारे दिमाग में एक तरीके की स्टोरी लाइन बन जाती है। और सर हमको वहां पे आंसर्स लिखने हैं, हमको वहां पे फैक्ट प्रोड्यूस नहीं करने, हमको वहां पे एनालाइज भी करना है। तो उसके लिए घटनाओं को बहुत डीपली समझना, उनको उनकी कहानियों को समझना बहुत जरूरी है, तभी वहां पे आप क्रिटिकली एनालाइज करके अच्छे तरीके के सवाल का जवाब लिख पाएंगे। इसलिए ये जरूरी है सर। आपने इस इंटरव्यू के दौरान एक चीज बोली, उसको मैं वापस बताना चाहूंगा कि उसका क्या अर्थ है। आपने भी बताया था 2 मिनट पहले, मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम रिवीजन, इसका क्या मतलब है? सर इसका अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इसका मतलब ये है कि एक बार में 10 किताबें पढ़ने से बहुत अच्छा है कि आप 10 किताब को एक बार में 10 किताब पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही किताब को 10 बार पढ़ें। सर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट आपके पास लिमिटेड होना चाहिए, क्योंकि जितना लिमिटेड कंटेंट होगा उतनी आसानी हमको पढ़ने में और रिवाइज करने में होगी। और रिवीजन मैक्सिमम टाइम होना चाहिए, क्योंकि हम भूल जाते हैं। और रिवीजन की भी सर स्टेज होती है, पहले आप पूरा पढ़ेंगे, फिर दूसरी बार में आप वो पढ़ेंगे जो आपको याद नहीं रह रहा है, और तीसरी बार में आप वो पढ़ेंगे जो आपको जस्ट एग्जाम से पहले याद करके जाना है, ताकि वहां पे आप लिख करके आ सके। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, थर्ड स्टेज है, क्योंकि आपने उसको दिया भी है और आगे भी आप और देंगी, साक्षात्कार जो है, जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं, वो क्या है? और उसकी तैयारी बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि सर मैं प्री तो पास कर लूंगा, मेंस पास कर लूंगा, सर मुझे तो बहुत डर लगता है सर बोर्ड के सामने जाते ही सर। इवन मैं बताना चाहूंगा दिया कि हमने हमारे जो आरएस फाउंडेशन के उत्कर्ष के बैच है, उनका भी बच्चों का अभी से मॉक शुरू कर दिया है। तो ये आप मतलब इंटरव्यू कैसे देखती हैं? सर इंटरव्यू एक नॉलेज टेस्ट नहीं, एक पर्सनालिटी टेस्ट है। वो आपकी पर्सनालिटी को देखना चाहते हैं, और हमारी पर्सनालिटी सर एक दिन में नहीं बनती है। जिस दिन से हमने अपनी तैयारी स्टार्ट करी है, उसी दिन से हमारी पर्सनालिटी धीरे धीरे एक रूप लेना स्टार्ट करती है। और अल्टीमेटली जब हम इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच जाते हैं, तो बहुत हद तक हमारी पर्सनालिटी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी होती है। तो सर इसके लिए जब आप अपने प्री और मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, उसी समय आपको अपनी पर्सनालिटी को इस तरीके से बनाना होता है कि आप किस तरीके से एक प्रशासन को चलाने के लिए, प्रशासन में जाने के लिए आप किस तरीके से तैयार हैं। तो इस तरीके से तैयारी इंटरव्यू की करनी चाहिए। लीडरशिप की क्वालिटीज जो है, स्किल्स जो है, एथिक्स जो है, इन सब चीजों को उसमें चेक किया जाता है। जी सर, हर एस्पेक्ट को चेक किया जाता है सर, कि कल को अगर आप प्रशासन में जा रहे हैं तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है, आपकी जो समाज को लेकर के समझ है वो कितनी है, आप अपने भारत के लोगों को कितना समझते हो, आप अपने लोगों को कितना, आप लोगों की समस्याओं को कितना समझ सकते हो, अवेयरनेस कितनी आप में है जी, आपके अंदर लीडरशिप कितनी है, आप कम्युनिकेट कितना अच्छे तरीके से कर सकते हो, आपके जो जूनियर्स हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, आप उनसे किस तरीके से डील कर सकते हो, किस तरीके से बात कर सकते हो। तो यही सब जो है वो पर्सनैलिटी का पार्ट होता है, जो कि इंटरव्यू में जो इंटरव्यू पैनल के मेंबर्स होते हैं, जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, वो आपका टेस्ट करते हैं कि आपके अंदर कितनी स्किल्स हैं, आप कितना सोच सकते हैं, आप कितना सोच समझ के जल्दीबाजी में कोई डिसीजन जब आपको लेना पड़े तो आप ले सकते हैं। ये वहां पे टेस्ट किया जाता है। आपकी नॉलेज को वो ऑलरेडी सर मेंस क्लियर करवा करके आपकी नॉलेज को टेस्ट कर चुके हैं। अब वो आपको ये देखना चाहते हैं कि आपके अंदर खुद कितना स्किल्स है। दिया, हम जब तैयारी करते थे तब हमारे समय के अंदर केवल ऑफलाइन कोचिंग हुआ करती थी। आज हालांकि मैं भी ऑनलाइन क्लास लेता हूं बच्चों की, बहुत बड़े लेवल पे लेता हूं, और बहुत सारे बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन, इन दोनों सेगमेंट को आप कैसे देखते हैं, और ऑनलाइन से विद्यार्थियों को क्या फायदा हो रहा है? जी सर, इंडिया में, राजस्थान में रूरल बैकग्राउंड से भी लोग हैं, अर्बन बैकग्राउंड से भी लोग हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए कोचिंग तक पहुंचना खुद मुमकिन नहीं है। उनके लिए ज्यादा आसान ये रहेगा कि वो अपने ही घर में बैठ करके, या अगर कोई काम कर रहा है, वर्किंग है, तो अपने ऑफिस में बैठ करके वो तैयारी कर सके। वो फिजिकली ऑफलाइन कोचिंग अटेंड नहीं कर पाते। तो उनके लिए सर आज के टाइम में जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है वो ऑनलाइन कोचिंग प्ले कर रही है, क्योंकि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी की क्लासेस अपने जगह पे बैठ करके आप ले सकते हैं। तो सर ऑफलाइन क्योंकि सब के को पॉसिबल नहीं है उसको एक्सेस करना, इसलिए आज का जो ज्यादा रोल बढ़ गया है वो ऑनलाइन क्लासेस का बढ़ गया है। और तो ये मेरे हिसाब से बच्चों के लिए एक प्रकार का गोल्डन टाइम है ये। बिल्कुल सर। सर आपने कहा कि आपके समय पे सब ऑफलाइन हुआ करता था, निश्चित रूप से आपको उसकी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमें कैसे मालूम चलेगा कि कौन से किस तरीके से पढ़ना है, हमें कैसे मालूम चलेगा कि क्या गलत है, क्या नहीं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। आज हमारे पास ऑनलाइन टीचर्स अवेलेबल हैं, गाइड करने के लिए फैकल्टीज अवेलेबल हैं।
हमें बताने के लिए अवेलेबल हैं कि आपको किस हद तक पढ़ना है, आपको आप गलतियां क्या कर रहे हो, हर चीज के लिए हमारे पास आज फैकल्टी अवेलेबल है। तो ऑनलाइन सर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन जो क्लासेस हैं। और दिया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इस समय हमारे उत्कर्ष में उत्कर्ष आजादी महोत्सव चल रहा है 13 से 25 अगस्त तक, जिसमें उत्कर्ष का जो ऑब्जेक्ट है वो उत्कर्ष को डिजिटल शिक्षा का पर्याय बनाना है। मतलब निर्मल सर की ये सोच है कि घर घर तक हमारी क्लासेस जानी चाहिए और कम से कम कीमत के अंदर जानी चाहिए, ताकि एक आम विद्यार्थी जो किसी प्रकार की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से जूझ रहा हो, किसी चैलेंज का सामना कर रहा हो, वो भी पढ़ सके। वो केवल इस आधार पर ये न कह सके कि यार मुझे क्लास नहीं मिली। तो हमारा उत्कर्ष आजादी महोत्सव भी चल रहा है, जिसमें ऑनलाइन हमारे साथ बहुत सारे विद्यार्थी इस समय जुड़ रहे हैं। तो आज आपने दिया को बहुत सारी बातों में सुना। अब मैं देश चाहूंगा कि दिया, जो विद्यार्थी बिल्कुल जीरो से तैयारी शुरू कर रहा है, उसको आप एक बार इस पूरे मैटर को कंक्लूड कर दीजिए, निष्कर्ष के रूप में बता दीजिए कि उसको कैसे कैसे तैयार करना है। जी, जब हम अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास प्री और मेंस दोनों का सिलेबस होना चाहिए। आप अपने सिलेबस के हिसाब से ही अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे। सेकंड, आपको न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स पे बहुत फोकस करना है। प्री और मेंस दोनों को ध्यान रख करके फोकस करना है कि प्री के लिए क्या पढ़ना है और मेंस के लिए क्या पढ़ना है। थर्ड, आपको टेस्ट सीरीज, चाहे प्रीलिम्स की बात हो चाहे मेंस की बात हो, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पे और टेस्ट सीरीज पे पूरा फोकस रखना है। फोर्थ, आपको PYQs के ऊपर बहुत ध्यान देना है। किसी भी टॉपिक को लेकर के सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, सिर्फ वही पढ़ना होता है जो आपसे एग्जामिनर पूछना चाह रहे हैं, और वो हम ऐसे पता कर सकते हैं कि पास्ट में एग्जामिनर ने उस टॉपिक को लेकर के क्या क्या पूछा है। तो आपको लिमिटेड अपने रिसोर्सेज को, अपने नोट्स को बहुत लिमिटेड रखना है और उतना ही पढ़ना है जितना कि पूछा जाता है। मेंस के समय आप एक बार प्रीलिम्स क्लियर, आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं तो आप उसको थोड़े सही नंबर से, कट ऑफ से हाई नंबर से करें, क्योंकि हमारे पास प्री और मेंस के बीच में बहुत कम समय होता है। हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम इस असमंजस में रहें कि हम प्री क्लियर करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आप इतने मार्क्स लेकर के आए कि आप पूरे कॉन्फिडेंस से डे 1 से अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सके। और प्री और मेंस के बीच में हमारे पास इतना ही समय होता है कि हम अपने कंटेंट को जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करके और टेस्ट दे सके और प्रैक्टिस कर सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया दिया आपका। आपने ऐसी बातें बताई जिनको मैं आपको चंद शब्दों में बताना चाहूंगा कि वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल ले। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर को बदल दे। तो प्यारे विद्यार्थियों, संघर्ष को आप चैलेंज के रूप में स्वीकार करें, आगे बढ़िए। RS की जो आज रणनीति दिया ने आपको बताई है उसको फॉलो कीजिए और RS बनने के सपने को साकार कीजिए। दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।